हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा गुड इवनिंग बोलता हूँ क्योंकि मैं हमेशा शाम में वीडियो बनाता हूँ, शाम में अपलोड भी करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जब देखें उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ जाएँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो मैं जो कल वाली वीडियो में बात किया था, आर्टिकल 22 तक मैंने बात कर लिया था। ठीक है, आर्टिकल 22 ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आर्टिकल ना। अगर आप पढ़ लोगे तो पॉलिटी में इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं अपन लोग। आर्टिकल 22 हो गया था, जिसमें बताया था कि सामान्य विधि के तहत संरक्षण का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पहली बात तो उसको हिरासत में लेने का कारण बताया जाएगा। 24 घंटा के अंदर उसको दंडाधिकारी के समक्ष पेश कराना होगा। ठीक है, और अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता होगी। ये 3 उसको स्वतंत्रता है। ठीक, अच्छा, ये भी देख लीजिए। आर्टिकल 21A जो होता है, आर्टिकल 21 जो बताया था मैं कल आपको, उसमें बताया था मैं जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 जो होता है जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आत्महत्या का अधिकार नहीं है। उसी में आर्टिकल 21A आता है जो राज्य 6 से 14 वर्ष, राज्य जो होता है 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। ये राज्य का कर्तव्य है। ये जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। ये बात याद रख लेना। आर्टिकल 21A जो होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, दो के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब आता है तीसरा, इसी का जो भाग 3 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब शोषण के विरुद्ध, किसी का आप शोषण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 आता है। आर्टिकल 23 होता है मानव के दुर्व्यापार, बलात्, श्रम का प्रतिषेध किया गया, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। बेगारी होता है ना, बलात्, श्रम, प्रतिषेध, दुर्व्यापार। ठीक है, ये करना क्या है। ठीक है, आर्टिकल 23 जो बता रहा था मैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात्, श्रम का प्रतिषेध किया गया, ऐसा करना दंडनीय। मतलब किसी को हम ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती काम करा लूँ, उसको पैसे वैसे ना दूँ। ठीक है, तो वो जो होता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्, श्रम में आता है। ठीक है, किसी की खरीद बिक्री, मतलब किसी से हम सामान खरीद लिए, उसके पैसे नहीं दिए। ठीक है, बेगारी काम करा रहा हूँ, बेगारी मतलब फ्री में काम करा रहा हूँ, वो तो क्या दंडनीय अपराध है। ठीक है, किसी को काम के लिए रखे, उसको पैसे नहीं दे, ये क्या बलात्श्रम, बलात्श्रम इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेन मिला जुला करके किसी को हम फ्री में काम नहीं करा सकते, किसी से किसी को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम, ऐसे सीधे याद करना, ये सीधे ही भाषा ही है उसकी पॉलिटी की, कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया, ऐसा करना दंडनीय अपराध। ऐसा करता है तो उसको सब उसके साथ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 24 होता है। आर्टिकल 24 होता है 14 से कम आयु के किसी भी बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है उसको हम कल कारखानों ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसको किसी कल कारखानों या अन्य जोखिम भरे काम के लिए हम नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में नहीं लगा सकते, कल कारखानों में नहीं लगा सकते, जोखिम भरे कार्य में उसको नहीं लगा सकते। ये दंडनीय अपराध है। ठीक, समझ में आया। शोषण बता दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब किसी का कि ऐसे आर्टिकल 23 होता है मानव के दुर्व्यापार, बलात्, श्रम का प्रतिषेध किया गया, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, बता दिया ना। हाँ, किसी को हम फ्री में, किसी को बेगारी हम नहीं करा सकते। ठीक है, वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, और 14 से कम आयु का बच्चा कोई भी होगा उसको हम किसी भी जोखिम भरे काम में हम नहीं नियुक्त कर सकते, उसको नहीं लगा सकते कि जोखिम भरे काम आप करो। ठीक है, और उसको कल कारखानों में हम नियुक्त नहीं कर सकते, ये करना दंडनीय अपराध है। ठीक, अब आर्टिकल आता क्या है, इसी का भाग 4 आता है। 4, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। पहला बताया था समता का अधिकार, दूसरा बताया था आपको स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का 19 से 22, फिर आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बताया था। अब आ गया आपका 4, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब था धर्म से रिलेटेड क्या क्या आपको स्वतंत्रता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रता आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 25 जो बोलता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। मतलब आप हैं, स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हैं
कि आप किसी भी धर्म को मान सकते, जो आपको अच्छा धर्म लगता है उसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आपको रोक सकता, ये आपका स्वतंत्रता है भाई, फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, या सीधे बोलेगा कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 21 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 25 के तहत आता है। आर्टिकल 26 आता है, ठीक है। आर्टिकल 26, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना कर सकता है, ठीक, कर सकता है, और विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है उसको, ठीक है। मतलब किसी भी धर्म, कहने का मतलब होता है, पहली बात, आप धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को, उस धर्म के लिए आप संस्था खोल सकते हो, ठीक है, संस्था की स्थापना कर सकते हो आप, और उस संस्था के लिए आप संपत्ति का भी अर्जन कर सकते हो, जैसे भी आप अर्जन करो, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 26 हो गया, ठीक, सीधे आपको याद करना है ऐसे एकदम, ये लैंग्वेज है, ठीक है। आर्टिकल 27 जो होता है, किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर नहीं लगा सकती, नहीं समझे, आपने किसी धर्म को मान लिया, ठीक है, 25 के तहत, उसके लिए आपने किसी संस्था का स्थापना कर लिया, ठीक है, और क्या है, अब जिस धर्म को मान रहे उस धर्म के बढ़ावा के लिए, ऐसा नहीं कहेगी सरकार कर लगा देगी, नहीं, अब उस धर्म के बढ़ावा के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सरकार उस पर कर लगा देगी, ये सरकार नहीं कर सकती। आर्टिकल 27 आता है, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया आगे। आर्टिकल 25 बता दिया कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। आर्टिकल 26 जो होता है, अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हो, ठीक है, अपने धर्म के लिए आप संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, और विधि सम्मत, जो भी विधि सम्मत जो है संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है आपको, विधि सम्मत नियम कानून के तहत, ठीक है। किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर नहीं लगा सकती, ठीक है, किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर नहीं लगा सकती, ये आर्टिकल 27 के तहत आता है, ठीक। आर्टिकल 28 जो आता है, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब राज्य सरकार द्वारा, कहने का मतलब तो GIC होता है ना, GIC, जिसको सरकारी स्कूल बोलते हैं, GIC होता है सरकारी स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, मतलब जो शिक्षण संस्थान राज्य के अधीन है, पूर्णतः अधीन है, पूरा राज्य का उस पर कब्जा है, मतलब राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित का मतलब शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा संचालित होता है, ठीक है, जिसको GIC बोलते हैं सब, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। पहला आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य द्वारा अगर कोई पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक, पहला। दूसरा, न्यास द्वारा स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, संभावना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दी ही जाएगी, दी जा सकती है, ठीक। न्यास का मतलब जो ट्रस्ट द्वारा, किसी ट्रस्ट द्वारा कोई शिक्षण संस्थान खोला गया तो उसमें दी जा सकती है, ठीक है, दी जा सकती है, लेकिन, ठीक है, दी जा सकती है, लेकिन उसमें भी अगर बच्चे कहेंगे नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती करेंगे, वो नीचे है आर्टिकल 3, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में केवल राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में केवल छात्र की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है, संस्थाओं में केवल राज्य की सहमति से, छात्र की सहमति से जो धार्मिक शिक्षा वो दी जा सकती है। हमने कहा कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक, नहीं दी जा सकती। न्यास द्वारा स्थापित है तो उसमें दी जा सकती हैं, ठीक। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में केवल छात्र की सहमति से धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, छात्र की। यदि बालक अल्पवयस्क है तो बालक के अभिभावक की सहमति द्वारा धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, ठीक, नहीं समझे, ये जो है ना राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, नहीं समझे बात हमारी, ये देखिए, इसको पहला ना समझ लेना आप, इसमें क्या है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है, अरे क्या, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, नहीं समझे, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त में राज्य से होता है ना, जितने भी एफिलिएटेड होते हैं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उसमें छात्र की सहमति से शिक्षण धार्मिक शिक्षा वो दी जा सकती है, ठीक। हाँ, उसमें भी क्या है, यदि दी जा सकती है, यदि बालक छोटा है, अल्प है, तो वो बालक के जो भी अभिभावक हैं उनकी सहमति से, अगर वो सहमत होंगे तो उनको धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, नहीं होंगे तो नहीं। हमने पहली बात जो बताई है आपको इरेज करके आपको बता देते हैं, इसमें आप सस्पिशन मत रखना है, ठीक है। पहला हमने आपको सीधे कहा, आर्टिकल 28 जो कहता है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, मतलब राज्य सरकार का अगर स्कूल है, कॉलेज है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये तो पहली बात। दूसरा था न्यास द्वारा, मतलब किसी ट्रस्ट द्वारा कोई स्कूल खोला गया, शिक्षण संस्थान खोला गया, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, दी जा सकती है,
वही बात है, दी जा सकती है, ठीक, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दी ही जाएगी। फिर द्वारा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में, राज्य द्वारा मतलब राज्य द्वारा जो भी एफिलिएटेड है, राज्य मान्यता दिया कि आप चलाओ, उन संस्थाओं में छात्र की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। हमने कहा सरकार ने मतलब परमिशन दे दी कि आप स्कूल चलाओ आप, ठीक है, तो उसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके इच्छा अनुसार ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी उनको, ठीक है, नई इच्छा तो नहीं दी जाएगी। अगर बच्चे मान लो छोटे हैं, अल्पवयस्क हैं, यदि इधर ये यदि है, यदि बालक अल्पवयस्क मतलब छोटे हैं, तो बालक के जो भी माता पिता होंगे, सॉरी सॉरी ठीक है, बालक अल्पवयस्क हैं तो बालक के अभिभावक की सहमति द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक। 28 हो गया। अब थोड़ा सा और है एक, उसे बात कर लेते हैं आप लोग। अब लास्ट आता है, सॉरी 5वां आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सॉरी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो था 5वां, वो उसमें आता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आता है कि अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक सीधे याद करना, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। जितने भी अल्पसंख्यक हैं अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रखने का अधिकार है, सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है। केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ठीक। जितने भी अल्पसंख्यक हैं, पहला बात तो अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखेंगे, ठीक है। और इसी में है कि जो भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक को भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उनको शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ठीक। उनको नहीं किया जा सकता, सीधे कुछ नहीं है, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। आर्टिकल जो 29 आता है, सीधे अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ठीक, अल्पसंख्यक को। और क्या है इसमें, ये केवल ये जो अल्पसंख्यक हैं इनको भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उन्हें जो भी स्कूल है, सरकारी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से उनको रोका नहीं जा सकता, इस बात को समझो, ठीक। आर्टिकल 29, ज़्यादा में आप आर्टिकल 29 में यही याद करना है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ठीक। बस एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो भी सरकारी शैक्षिक संस्थान है उसमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ठीक। अब आर्टिकल 30 आता है। आर्टिकल 30 जो आता है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, संस्था नहीं समझे, कोई भी 30 में जो कहता है, आर्टिकल 30 में कोई भी अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक जो होता है अपने पसंद का स्कूल चला सकता है, अपने पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, ठीक। सीधे क्वेश्चन बनेगा, अल्पसंख्यक, दो अल्पसंख्यक के लिए 2 ये 29 30 दोनों है, ठीक। ये संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार है, तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान को चला सकता है, आर्टिकल 30 के तहत आता है, ठीक है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं, आर्टिकल 29 के तहत आता है, सीधे आ जाएगा। फिर आर्टिकल आपका इसका पार्ट 6 जो आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आर्टिकल 32 कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल जो 32 होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, समझ ले। ये आर्टिकल अभी पीछे है लिखा हुआ आर्टिकल, टेंशन मतलब। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में समझो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, ठीक है, आत्मा या हृदय कहा है, ठीक है। मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है ये आर्टिकल 32 को कहते हैं, आर्टिकल 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, ठीक है। इसी को आर्टिकल 32 को ही, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उसको भीमराव अम्बेडकर जी जो थे ना, इसी को संविधान की आत्मा या हृदय का है। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक, आप याद रखना इतना। आप इसको नोट करके 2-3 बार पढ़ लोगे भाई ना, समझ लो रट जाएगा। अब देखो आर्टिकल 32 था ना, ये 32 में ही है, 32 वो आर्टिकल 32 है, जैसे आपको बता दूँ, यहाँ आप लिख लेना, यहाँ
उधर हमने भूल गया हूँ, ये जो होता है ना, ये यहाँ लिख लेना। इसके बाद जैसे ये लिखा हो ना, ये इसके नीचे लिखा हूँ, वैसे इसके नीचे यहाँ पे आप डाल लेना, यहाँ पे डालना आर्टिकल 32। क्या डालोगे? आर्टिकल 32। ठीक है, लिखना आर्टिकल आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आर्टिकल 32 आता है। ठीक है, उस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ठीक, अब आर्टिकल 32 के तहत ही 5 प्रकार की रिटें दी जाती हैं। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की रिट दी जाती हैं। 5 प्रकार की रिट होता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष। 5 प्रकार की रिट। ठीक है, तो हम जो आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट हैं। कितने? 5 प्रकार की रिट है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष। ठीक, अधिकार परीक्ष। पहली बात तो पहला जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये होता है कि यदि कोई पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर गिरफ्तार कर लिया है, ठीक, मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया है, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसके तहत आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सॉरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके तहत उसको लेख जारी होगा कि आप उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करो ताकि उसके साथ न्याय हो सके। क्या गलत है, क्या सही है? ठीक है, ठीक है। अब दूसरा आता है परमादेश। परमादेश का मतलब परम आदेश। परमादेश का मतलब परम आदेश होता है। ठीक है, परमादेश का मतलब ये उस पदाधिकारी को जारी किया जाता है। परमादेश जो होता है, परमादेश के तहत परमादेश का मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख होता है, कोई भी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तो आप परमादेश के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके लेख जारी कर देगा इनको, ताकि वे अपने कर्तव्य से, जो सार्वजनिक कर्तव्य का, ये पालन करने लगे। ठीक, तो ये परमादेश आता है। प्रतिषेध का मतलब निषेध होता है। प्रतिषेध का मतलब निषेध। निषेध का मतलब समझ लो कि ये इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रतिषेध के तहत क्या होता है, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से हट करके किसी मामले की सुनवाई करती है। ठीक है, सुनवाई करती है मतलब उसको उसके क्षेत्र पे अधिकार नहीं है, उस क्षेत्र से हट करके। ठीक है, मतलब प्रतिषेध का मतलब होता है कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से हट करके किसी मामले की सुनवाई करती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इस अधीनस्थ न्यायालय को ये क्या है, पत्र जारी करेगा कि आप जिस मामले में सुनवाई कर रहे हो ना उसको आप रोक दो, ताकि उस व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो सके। ठीक है, ये प्रतिषेध है। ठीक है, हमने बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया सीधे कि वो कोई व्यक्ति को अगर मनमाने ढंग से अगर गिरफ्तार कर लिया है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा, तो वहाँ से पत्र जारी होगा उस अधिकारी के खिलाफ कि आप उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करो ताकि उसके साथ न्याय हो सके। ठीक है, परमादेश का मतलब कोई सरकारी पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, कर्तव्य का पालन मतलब अपने सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख है, तो आप सीधे जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वहाँ से उसको पत्र जारी हो जाएगा, तो वो ताकि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, जारी हो जाएगा तुरंत कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख क्यों? ठीक है, व्यवहार खराब है, ये वो ठीक हो सकता है। प्रतिषेध का निषेध। प्रतिषेध का मतलब ये सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है अपने अधीनस्थ न्यायालय, अपने से छोटे न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को ये जारी करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से हट करके किसी मामले की सुनवाई करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस अधीनस्थ न्यायालय को पत्र जारी करेगा और कहेगा कि आप जिस मामले में सुनवाई कर रहे हो ना उसको आप रोक दो। ठीक, तो उस पर सुनवाई नहीं कर पाएगा वो। अब आता है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मान लो इसमें क्या आता है, उत्प्रेषण का मतलब इसमें क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है मान लो किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में कोई मुकदमा जो है, कोई भी मुकदमा काफ़ी लंबे समय से लंबित है, तो उसमें क्या है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नहीं, या तो सुप्रीम कोर्ट जाओ या तो हाई कोर्ट जाओ, वहाँ जाओगे तो वहाँ से सीधे
सीधे जो है कि ये सीधे क्या है, वहाँ से सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीधे आदेश दे देगा अधीनस्थ न्यायालय में कि उस मुकदमे को आप वरिष्ठ न्यायालय में आप उसको ट्रांसफ़र करो ताकि उसकी सुनवाई हो सके। ठीक है। अधिकार पक्ष मतलब क्यू वारंट होता है, मतलब यदि कोई पदाधिकारी, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसके खिलाफ पत्र जारी किया जाता है। उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? ऐसा अधिकारी जो ऐसे नियम कानून के तहत काम करने लगता है जिसको उसका अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी जैसे पदाधिकारी है, ऐसे नियम कानून के तहत काम कर रहा है जिसके तहत उसको अधिकार नहीं है, मतलब अपने अधिकार से हट करके, जिसको अधिकार ही नहीं है कि ये काम करें, वो काम वो करता है, तो आप सीधे जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे तो वहाँ से आपको उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत पत्र जारी हो जाएगा कि आप ये बताओ कि आपने इस काम को किया है किस अधिकार के तहत, आपको ये अधिकार कौन दिया है, तो वो अधिकार पक्ष में आता है। हमने बताया उत्प्रेषण, कोई मुकदमा काफ़ी लंबे समय से लंबित है, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को पत्र जारी करेगा और कहेगा कि आप उसको वरिष्ठ न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दो ताकि उसको सुनवाई हो सके। अधिकार पक्ष मतलब क्यू वारंटों का मतलब होता है यदि कोई पदाधिकारी जो होता है ऐसे नियम कानून का यूज़ करता है, करके काम करता है जिसका उसके पास अधिकार ही नहीं है। ठीक है। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे तो उस अधिकारी को तुरंत पत्र जारी हो जाएगा और तुरंत पूछ लेगा कि आप किस नियम कानून के तहत आपने ये काम किया। ठीक। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को ट्रांसफ़र करता है, पत्र जारी करता है। इसमें कब जारी करता है, जब ये कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से हट करके किसी मामले की सुनवाई करता है तो। ठीक। अब रोक के इसको लिख लेना, नहीं लिखोगे तो कोई उसमें वो बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। ठीक है। परमादेश बता दिया कि कर्तव्य का पालन नहीं करता, सार्वजनिक कर्तव्य का, तो बंदी प्रतिबंध ज़बरदस्ती किसी को वो कर लिया रहता है गिरफ्तार तब। ठीक है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रखते हैं। थैंक यू।